कल MSCI इंडेक्स वाली जो न्यूज़ निकल कर आई थी वोडाफोन आइडिया में, कितनी सहनशीलता से समझाया उसको मैंने। क्या मैंने आपको कहा कि खरीदो माल नहीं मिलेगा? क्या 1 महीना 5-7 दिन लगातार कंटिन्यू हिडनबर्ग चला रखा है मैंने। लगातार मैंने आपको कह रखा सारा पैसा नहीं लगाना है, कुछ बचाना है। जो व्यक्ति सिचुएशंस को बाजार में नहीं समझेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो इमोशनल में ज़्यादा रहेगा उसे बाजार में कुछ भी हासिल नहीं हो। प्रॉफिट ही चख ले ताकि आगे जाकर मलाल ना हो। तो एक मंत्र लिखो, दोबारा से एक मंत्र और नया बनाएंगे आज। जिन भी व्यक्तियों को लोगों का अपना माल बेचते हैं, फिर अपना आप बेच कर दिखाओ, हिलाकर दिखा दो शेयर को। आप और हम इकट्ठे होकर भी कुछ करेंगे ना, जरा सा हिलेगा शेयर। आप मुझे पिछले जब से भी देख रहे हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में देखा है वो अलग रणनीतियों से देख सकते हैं, जो बहुत पहले से देख रहे हैं उन सब लोगों को एक चीज़ पता है। और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर टैक्स मैकोरेल की। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ये शेयर काफ़ी नीचे की तरफ जा रहा है। क्या ये एक ऐसा शेयर है जिसे हम अपने पोर्टफोलियो में सजा सकते हैं? देखो सर, अगर आप मुझे पिछले जब से भी देख रहे हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में देखा है वो अलग रणनीतियों से देख सकते हैं, जो बहुत पहले से देख रहे हैं उन सब लोगों को एक चीज़ पता है, हमारे मंत्र पता है। मंत्र हमारे क्या हैं? जो नए लोग हैं उनको भी पता लगना चाहिए कि प्रॉफिट को हाथ से जाने देना नहीं और अच्छे शेयरों में लॉस बुक करना नहीं। जिसके अंदर ये दोनों चीज़ आ गई वो कभी भी मार्केट से नुकसान नहीं उठाएगा। तीसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब जब आपको न्यूज़ आपके सामने आ जाती है, कुछ लोग उस न्यूज़ को हल्के में ले लेते हैं। तो आज फिर से बात करेंगे हिडनबर्ग के ऊपर, क्योंकि बाजार के रुख अलग अलग ढंग से जानेंगे। क्या ये वही विषय हैं कि जिससे बाजार में कुछ निगेटिवपन है या नहीं है? क्योंकि अलग अलग रणनीतियाँ तो उज्ज्वलता की ओर हैं, फिर भी बाजार की स्थितियाँ नाजुक है। तो उसके ऊपर भी एक अपनी एनालाइज या अपनी साइकोलॉजी करेंगे। और आज मुझे काफ़ी लोगों ने कॉल किया, सर सुजलोन एनर्जी ने लोअर सर्किट मार दिया। भैया आज तो सारे गिर रहे हैं, सभी मार रहे हैं। तो उसके ऊपर भी आज हम एक चर्चा करेंगे। देखो सर, जो पुराने लोग हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, उन लोगों को ये सब कुछ पता है कि जब भी हम किसी शेयर को लंबे समय के लिए देखते हैं तो उसके अंदर से कभी ना कभी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर चाहिए। क्योंकि अगर हमने अपने लॉन्ग के शेयर को लॉन्ग ही करते 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 रह गए और दूसरा कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो आज जो हालात हमारे सामने हो रहे हैं, शेयर नीचे आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? समय भी जा रहा है, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। जो चीज़ें आपको देखनी है कि जो बुलंदियों पर जा रही थी, अच्छे अच्छे शेयर जा रहे थे, वहाँ पर तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट की मंशा हर एक प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार बनानी चाहिए। उसे किसी से नहीं पूछना है, उसे तो ये देखना भैया मुझे क्या सर्वाइव करना है शेयर मार्केट में। वो क्या किसी से पूछ कर क्या वो फिर आगे की तरफ रणनीतियाँ कर सकता है? तो जो व्यक्ति हमेशा प्रॉफिट, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अच्छा, आज जो सुजलोन एनर्जी गिर गया, अब लोग कह रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, पर प्रॉफिट बुकिंग आने से लोअर सर्किट तो लगा है, छोटी सी बात है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग इतनी ज़बरदस्त है कि जिसने लोअर सर्किट लगा दिया, यानी कि बड़े लोगों माल बेचते हैं, फिर अपना आप बेच कर दिखाओ, हिलाकर दिखा दो शेयर को। आप और हम इकट्ठे होकर भी कुछ करेंगे ना, जरा सा हिलेगा शेयर। ये लोअर सर्किट नहीं लग सकते। तो आप और मैं भ्रम में है कि प्रॉफिट नहीं लेना है। भैया प्रॉफिट क्या होता है? कहीं आप जॉब करते हो, उससे कहो मुझे नहीं पैसे चाहिए, मैं तो काम कर रहा हूँ। कैसा लगेगा आपको? यार मैं काम कर रहा हूँ, पैसे नहीं मिल रहे। शेयर मार्केट में क्या करने आए हम? काम। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? नौकरी छोड़ूंगा, शेयर मार्केट करूंगा। तो जब आप पैसे के लिए आ रहे हो तो खुद को सेव करने की जिम्मेदारी किसकी है? फिर किसकी जिम्मेदारी है खुद को सेव करने की कि हमें जब प्रॉफिट आता है तो कुछ प्रॉफिट ही चख ले ताकि आगे जाकर मलाल ना हो। तो एक मंत्र लिखो, दोबारा से एक मंत्र और नया बनाएंगे आज।
जिन भी व्यक्तियों को लॉन्ग का अपना विषय बनाना है वो समय समय पर अपना उसी शेयर से प्रॉफिट लेने की मंशा भी उसके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि एक शेयर एकदम से मल्टी बैगर कभी नहीं बन सकता, सालों लग जाएंगे। और सालों के दौरान अगर हमने उसी शेयर के अंदर से अलग रणनीति अलग अकाउंट के अंदर शॉर्ट टर्म नहीं किया तो वो जो अपनी कल्पना दूर तक जाने की है वो मुमकिन नहीं हो सकती। आप मल्टी बैगर शेयर को देखने के तरीके किस वजह से लाते हैं? क्योंकि वो काम बहुत उज्ज्वलता की, और कोई सा भी शेयर काम कर रहा है आपको पता लग गया इसका फ्यूचर में काम है, पर समय समय पर जो उस मजबूती के साथ प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि आपको पता भाई काम अच्छा है, आपने एक जगह तो रखे हैं ना थोड़ा बहुत, पर उसी शेयर से ही आपको प्रॉफिट लेना, ताकि ये जो मार्केट आजकल में गिरती हैं इससे आपको गुमराह होने की जरूरत कभी ना हो। जो व्यक्ति सिचुएशंस को बाजार में नहीं समझेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो इमोशनल में ज़्यादा रहेगा उसे बाजार में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। क्या एक महीना 5-7 दिन लगातार कंटिन्यू हिडनबर्ग चला रखा है मैंने, लगातार मैंने आपको कह रखा सारा पैसा नहीं लगाना है, कुछ बचाना है, लगातार मैंने आपको कह रखा है कि अगस्त के महीने में संभल कर हमें रहना है। जब हिडनबर्ग की न्यूज़ आई उसी न्यूज़ को मैंने भाप लिया था और मैंने कहा था कि अगर ये हिडनबर्ग की चीज़ें दोबारा से हुई हैं तो ये हमारे सेबी चेयरपर्सन यानी कि जो दूसरी कंपनियों के, तो छोटी सी बात समझो, फिर बता रहा हूँ, राजा प्रजाओं की समस्याओं के लिए वर्क करता है, कोई लूट ना ले, कोई कुछ ना कर ले, सब सुखी से रहे, समझ रहे। अब राजा के ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया तो ये निगेटिव है या पॉजिटिव है आप बताओ? जब तक कि ये चीज़ें हो रही हैं तो ये निगेटिव है, कि मैंने आपको समझाया था। फिर वहाँ हिडनबर्ग की जो चीज़ें अडानी से जुड़ती हुई चीज़ें थी तो ये क्या था, निगेटिव था या पॉजिटिव था? ये निगेटिव था। अडानी ग्रुप के शेयर उठाकर देख लो, अडानी एनर्जी सोल्यूशन को हटाकर उसकी रणनीति अलग है। सारे शेयर देखो आज अडानी ग्रुप के क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, गिरावट कर रहे हैं। कल भी क्या करी थी, गिरावट करी थी। जब हमारी मंशा इस तरीके से निकल कर आए कि भैया पहले भी हिडनबर्ग ने ये चीज़ें की थी और अब जो इल्ज़ाम लगा रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये है वो है, भैया हम खरीदारी करेंगे, तो कुछ चीज़ तो समझो। मैंने वहाँ पर भी आपको कहा था ये एफपीआई नहीं समझते। एफपीआई ने भी कल का डाटा बताऊं तो करीब 2000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वो तो समझ रहे हैं रणनीति अलग, हम समझ रहे हैं अलग, क्योंकि हम तो देखो मजबूती के साथ बैठना है तो अच्छे शेयरों को त्याग पत्र मत दे देना कि आज आपका टैक्स मैकोरेल बेकार लगने लग गया, सेल बेकार लगने लग गया, एक्साइड लगने लग गया, ओएनजीसी बेकार लगने लग गया आपको, अन्य वो शेयर जो आपने कल्पना की थी बहुत अच्छे हैं वो आज गिरावट में बेकार लग रहे हैं, तो रणनीति हमारी गलत है। जब यही शेयर भागते हैं तब हम कहते हैं हमारे हाथों से शेयर निकल गया। तो यहाँ किसको सबसे पहले समझाना है? खुद को समझाना है, समझ रहे। तो जब तक कि आपको न्यूज को भापने के तरीके नहीं आएंगे कुछ भी नहीं आनेगा। कल MSCI इंडेक्स वाली जो न्यूज़ निकल कर आई थी वोडाफोन आइडिया में, कितनी सहनशीलता से समझाया उसको मैंने। क्या मैंने आपको कहा कि खरीदो माल नहीं मिलेगा? कितने अलग ढंग से धैर्यता के साथ मैंने वो चीज़ें आपको समझाई। यही न्यूज़ किसी और चैनल ने समझाई थी, उसने ये भी कहा कि मैंने खरीद लिया है, मैं प्लानिंग कर रहा हूं, आप भी कर सकते। ऐसी ऐसी चीज़ भी मैंने देखी हैं। जो न्यूज के बेस पर शेयर खरीद लेते हैं वो अंत में पछताते हैं। मैंने आपको एक बात कह रखी है कि किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है उस बेस पर आप शेयरों को खरीद रहे हैं उसी दिन 1-2 दिन के लिए, तो वो निगेटिव है। अगर आप रिजल्ट के बेस में लॉन्ग टर्म बना रहे हैं वो क्या है, वो पॉजिटिव है ना, क्योंकि एक दूसरे के माल खींचने की रणनीतियों वाला शेयर मार्केट है, समझ रहे हो आप। तो जब तक आप न्यूज की भावनाओं को नहीं समझेंगे, अभी यस बैंक में न्यूज आई थी SBI वाली, ये तो पिलर था उसका। फिर उससे पहले जो आई थी जापान वाली, 2 दिन लगातार वीडियो बनाई। क्या कहा था मैंने? धैर्यता। तो जब ये धैर्यता हमारे अंदर कूट कूट कर नहीं भरेगी, किसी भी गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ को देखने की क्षमता हमारे अंदर पैदा नहीं होगी, कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक के पैसा बचा कर नहीं रखोगे, खुद को बचा कर नहीं रखोगे, तब तक के मौके की तलाश आप कर नहीं सकते।
कल भी समझाया था, पोर्टफोलियो जो आपका होता है लोगों का, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट देखकर चलते जाओ कि कौन से शेयर पर आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर अपने हिसाब से सिप लगाते जाओ, उसको मजबूत करो अपने इन्वेस्टमेंट को। जितना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे शेयर के लिए होगा, मजबूत होगा, गिरावट में भी टेंशन नहीं होगी, एवरेज होगा, उतना ज़्यादा आप बलवान हो जाओगे। या रणनीतियाँ समझ लो। तो ये हिडन वर्क की चीज़ें ही हैं जो आपको नहीं समझ में, फिर समझेंगे एक दो बार। भैया 22 अगस्त को कांग्रेस ने प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करने की चीज़ें जो की है वो इसलिए की हैं, करेंगे वो, कि जेपीसी की कार्रवाई के तहत वो मांग करने जा रहे हैं कि जो हिडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन के ऊपर ये जो उल्लंघन वाली चीज़ें की हैं, इसकी जांच के लिए विरोध प्रदर्शन करने की रणनीतियां और जेपीसी की मांग की रणनीतियों के लिए कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। मैंने कल भी आपको बताया था कि दो चीज़ें जो हैं इस चीज़ के लिए निगेटिव बनती जा रही हैं। एक तो एफपीआई, जो इनको अपनी चीज़ें सबसे पसंद आती, यहाँ की नहीं पसंद आती, वो अपनी मर्जी से चलेंगे। दूसरा विपक्ष, आगे नहीं ये चीज़ें न्यूज़ आज आपके सामने। तो जब भी हमारी कोई मंशा किसी भी ग्रुप के या किसी भी न्यूज़ के अनुसार बनेगी, भैया वो एक्चुअल होगी। पर क्या हुआ था, न्यूज़ आने के बाद अगले दिन रौनकें बाहर आई थी, वहीं से अनुमान लगा लिए थे हमने, समझ गए। तो अब कांग्रेस 22 अगस्त को इसके लिए एक विरोध प्रदर्शन करने की रणनीतियाँ ला रही है। तो यानी कि आगे ये चीज़ें होती जाएंगी, उछलती जाएंगी। फिर भी लगता है कि जिससे 15 अगस्त सब आप सभी को सर एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हम सब अपने अपने घर में देश की आज़ादी का अपने अनुसार जश्न मनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी आप सभी को हाथ जोड़कर फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि कल जो देश के प्रधानमंत्री जी अपनी भाषण में कुछ चीज़ें बता सकते हैं जिससे 16 तारीख के अंदर थोड़ी बहुत अच्छे संकेत हमें मिल सकते हैं, क्योंकि उससे पहले आज जो गिरावट हुई है ये संकेत दे रही है कि भैया कहीं ना कहीं एक जो तेज़ी है वो आ सकती है। तो आप सभी को उसके लिए भी वेट करना पड़ सकता है ना। रणनीतियाँ बना रहे हैं, हो जाएगा ठीक है, नहीं हो जाएगा तो तब भी ठीक है ना। तो हमने तो रणनीतियाँ बनाई है, इस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कांग्रेस धरना प्रदर्शन। दूसरा अब आप सुनो, देखो सर, जनवरी के समय अदालत ने सेबी को 3 माह की मोहलत दी थी और कहा था कि जल्दी से जल्दी अडानी ग्रुप पर जो हिडनबर्ग ने इल्ज़ाम लगाए हैं, जो एक याचिका लगी हुई है, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी विचार करें और जल्दी से जल्दी बताएं। उस टाइम सेबी ने बताया था कि 23 जांच जो है, अन्य जांच जो है वो पूरी कर ली गई है और एक जो है विलम्ब है उसके ऊपर काम चल रहा है। ये सब आपको पता है ना। तो अभी भी एक मसला लटका पड़ा है जिसमें सेबी जांच कर रही है। अब जब सेबी जांच कर रही है तो उसके अंदर हिडनबर्ग ने भी चीज़ें बता दी हैं कि भैया ये चीज़ें हो सकती हैं, जो भी चीज़ें हैं निगेटिव ही है ना, कि जांच करने वाले ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये मसला जो है थोड़ा सा निगेटिव है, पर कुछ लोगों को क्यों नहीं निगेटिव लगा ये मुझे पता नहीं है ना। थोड़ा सा आपको और समझना है कि एक नई याचिका फिर से लगा दी गई है जिसके ऊपर सेबी जांच कर रहा है। उसको इस तरीके से दर्शाई हुई ये याचिका उच्चतम न्यायालय में लगी है कि जल्दी से जल्दी सेबी अडानी ग्रुप के ऊपर जो भी चीज़ें की गई हैं उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दे, ताकि जो जनता है उनको भी इस बारे में हित में होगा, उनके लिए पता लगे। तो एक याचिका लगा दी गई है ना। तो अभी एक मसला फंसा हुआ है, उसके ऊपर अब देखते हैं कि कब ये चीज़ें होती हैं। तो सर आज अगर आपको अडानी ग्रुप के शेयरों ने गिरकर दिखाया तो समझ लो कि भैया निगेटिव है ये न्यूज़, समझ रहे। निगेटिव था ये हिडनबर्ग का दोबारा से आना। ये आपके और मेरे कानों तक नहीं, कि ये वर्ल्ड में फैली हुई न्यूज़ है। जो चीज़ वर्ल्ड के हिसाब से आती है ना, और जो वर्ल्ड के टॉप जगह से ये न्यूज़ आई थी तो फिर वो पूरे वर्ल्ड में घूमती है। वो आप और मेरी एनालाइज से नहीं चलेगी, वो तो अपने एनालाइज से चलते हैं, ये एफपीआई होते हैं। इसलिए बड़ी न्यूज़ थी पर लोग नहीं समझे इसको। फिर अगर इस तरीके से याचिका लगाई गई तो जल्दी से जल्दी अब सेबी अपनी क्या चीज़ें करता है। तो इस पे मसले दूर तक के जाने वाले,
आपको लग सकते हैं ना। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो अभी भी आपको थोड़ा सा बाज़ार में सतर्कता का माहौल, वैसे कल मैंने आपके लिए LIC के अंदर जो रणनीतियाँ बताई थी, फिर से बताई थी, वो भी आपको समझना कि वो कितना पैसा लेकर अपने निवेश के लिए आगे के लिए बैठा है। भैया मैं किसी भी शेयर के लिए यहाँ निगेटिव या पॉजिटिव संकेतों के साथ खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं तो वो सिचुएशंस बता रहा हूँ जो न्यूज़ में है। आज अडानी ग्रुप के शेयर गिरे हैं तो ये आपको पता ही है। न्यूज़ आई है 22 अगस्त वाली, कांग्रेस वाली, ये भी आपको पता है। एक नई याचिका लगी है तो ये भी आपको पता है। तो सारी रणनीतियाँ आपको पता है, और पता लगने के माध्यम अलग तरीके से आपके द्वारा, मेरे द्वारा जो होते हैं, वो आपके माइंड के स्थिति को मजबूत करते हैं ना, तो साइकोलॉजी को मजबूत करते हैं हमारी। देखो सर, एक शेयर है हमारा टैक्समेको रेल। देखो मैं सर झूठ नहीं बोलूँगा, इसकी 2-3 होल्डिंग थी मेरे पास, और उनके अंदर से 2 में तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। मैं अपने रूल से चलता हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो भी शेयर मुझे मजबूत लग जाता है, चाहे वो HDFC बैंक हो, उसमें से भी 1-2 बार तो प्रॉफिट लूँगा और उसके बाद दूसरी जगह उसे सेट कर दूँगा। समझ रहे हो? जैसे कल मैंने एक प्रॉफिट लिया था ओला से, फिर आज ओला के शेयर अपने दूसरे पोर्टफोलियो में दफन कर दिए उसको मैंने लॉन्ग के लिए, है ना। अगर वो ज़्यादा उछाल मार देगा ओला तो क्या करूँगा, आधे उसमें से भी निकाल दूंगा, फिर आधे छोड़ दूंगा। अगर वो गिर के दिखाएगा, एवरेज नहीं करूँगा दोबारा। क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर ओला ने गिर के दिखाया, वैसे इसका रिजल्ट आया, कल इसकी समीक्षा करेंगे, तो अगर मैंने आज ओला के शेयरों को अपनी होल्डिंग में रखा है, अगर वो भागे, अच्छा प्रॉफिट दे, तो मैं आधे सेल करूँगा। अगर वो नीचे जाएंगे तो मैं उसमें कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि सेल्स जो इसकी है और जो इसका लॉस है, उन सारी रणनीतियों को हमें भापना है पहले ना। और कल ये ओला जो है आपके लिए एक नई अपनी बाइक लॉन्च कर रहा है 15 अगस्त के माहौल में, तो ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव संकेत है ना। भैया जोमेटो भी ऐसी था, अब देख लो जोमेटो, ओला भी ऐसी है। तो ओला का बिजनेस जो है बेस्ट मुझे लगता है, मैं आपको बता दूं। तो रणनीतियों से जिस हिसाब चलेंगे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों टैक्समेको रेल की थोड़ी सी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो हाई था 297 रुपये का था और 101 रुपये करीब का इसका लो था। कंपनी का शेयर इस वक्त 245 रुपये करीब का चल रहा है। काफ़ी लोगों को इसके अंदर, जिन्होंने हाई में लिया होगा उनको लॉस होगा, जिन्होंने नीचे लिया होगा उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हुआ होगा, है ना, कम हुआ होगा, प्रॉफिट कम हो जाता है ना। लेकिन जिन व्यक्तियों ने अपने माइंड के अनुसार 2 होल्डिंग बनाई होती हैं, वो अपना एक से जब प्रॉफिट लेता है तो फिर वो देखता है भैया मैंने तो पहले प्रॉफिट ले रखा है। एक्चुअल में ये जो शेयर है ना सर, ये क्वालिटी वाला शेयर है। हम किसी भी शेयर की एनालाइज करेंगे तो उसकी क्वालिटी जानेंगे। हम किसी भी चीज़ के लिए काम करते हैं तो पहले उसकी क्वालिटी जानते हैं, क्यों हमारे पोर्टफोलियो में ये शेयर है। तो रोलिंग रेलवे के रोलिंग स्टॉक के काम के लिए इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कंपनी है, स्टील संरचना का ये वर्क करती है, स्टील और रेलवे EPC के लिए वर्क करती है, पुलों का भी निर्माण करती है और अन्य स्टील की संरचना के लिए वर्क करती है। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये रोलिंग स्टॉक जो रेलवे के अंदर यूज होते हैं उसके अंदर ये काम करती है। ये इसका एक बेस्ट वर्क है। तो सर इसका अब रिजल्ट आ गया, आपको पता है रिजल्ट में इसने काफ़ी अच्छी अपनी रणनीति दिखाई है, जिसके अंदर इसने अपने प्रॉफिट में साल दर साल 183% का उछाल कर दिया और अपने राजस्व यानी रेवेन्यू में करीब 36% बढ़कर इन्होंने अपने रेवेन्यू को अच्छा किया है। जून 2023 में कंपनी की सेल 657 करोड़ की थी और 15 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। जून 2024 में कंपनी ने साल दर साल अपनी सेल्स को बढ़ाकर करीब 892 करोड़ का सेल्स कर दी और 40 करोड़ का इसने कंपनी ने कर दिया प्रॉफिट। तो कंपनी ने दोनों चीज़ अपनी बढ़ा दी है। रिजर्व कंपनी का अगर हम देखें तो करीब 2446 करोड़ का रिजर्व है, उधार कंपनी में करीब 631 करोड़ का है। प्रमोटर कंपनी के अंदर अगर हम 43.14% है, FIs कंपनी के अंदर 9.09% है, DIs कंपनी के अंदर 8.93% है, पब्लिक कंपनी के अंदर कर 33.84%। आजकल ये शेयर है निगेटिव हो रहा है। वैसे आपको एक चीज़ बता दूं, RVNL से तो अच्छी सेल्स कर दी इसने, सेल्स मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि RVNL ने जो अपनी सेल्स साल दर साल घटाई है काफ़ी, इसने साल दर साल बढ़ाई है। अब ये नहीं देखा जाता कि उसने इतनी 1000 करोड़ की थी तो इसने कुछ करोड़ की है, वो नहीं देखा जाता। देखा जाता है ग्रोथ। जिस भी व्यक्ति के अंदर, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, ग्रोथ के सिलसिले होंगे
तो उसे उस हिसाब से देखना चाहिए। सेल्स जो होती है बढ़ते क्रम में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उससे ही सारे खर्चे निकलने वाले हैं, उससे प्रॉफिट होने वाले हैं, उससे कंपनी का नाम होने वाला है। देखो सर, बजट के दिन एक विशेष तौर पर आज आपकी एक परिकल्पना को अलग करूंगा मैं। बजट के दिन जब सरकार ने रोलिंग स्टॉक के अंदर अपनी दिलचस्पी को अच्छा किया, क्योंकि रोलिंग स्टॉक जो है रेलवे के लिए अच्छी चीज़ों के साथ देखा, क्योंकि वहाँ पर वैगन जो होते हैं, रेल के डब्बे जो होते हैं, उनको बढ़ाने की क्षमता के साथ फोकस जो सरकार का था वो रोलिंग स्टॉक पर था। बजट में उन्होंने ये बताया। इस बजट को भांपकर नुमामा ने ये रेलवे के एक स्टॉक जो है टैक्स मैको रेल को रोलिंग स्टॉक के ऊपर जब बजट के अंदर ध्यान केंद्रित करते हुए देखा गया, तो टैक्स मैको रेल को नुमामा ने अन्य रेलवे के शेयरों से लाभार्थी, यानी कि इसको फायदा हो सकता है, तो नुमामा ने टैक्स मैको रेल को चुना। तो क्या जितनी भी रणनीतियां बजट में होती हैं, क्या वो 2-3 महीने के लिए होती हैं या वो 5 साल की रणनीतियां बनेगी? खुद सोचो। अगर रोलिंग स्टॉक की आवश्यकता रेलवे को है तो क्या वो होते ही बन जाएंगे कि भैया डब्बे बन गए, पहिए बन गए, ये सब चीज़ें क्या होते हो जाएंगी? पर ये चीज़ रणनीतियां जो है बजट में बता दी गई थी, और नुमामा को टैक्स मैको रेल इससे लाभ होता हुआ उसको दिख रहा था। तो यानी कि नुमामा जब अपनी एनालाइज करता है तो वो आज और कल की भी नहीं है, तो यानी कि ये होल्ड में जाने वाला शेयर हो सकता है। 2022 में एक मेगा टेंडर जो है, एक स्कीम जो है भारतीय रेल ने, सरकार ने निकाली, जो करीब 90,000 वैगन की इस तरीके के टेंडर निकाले गए थे, और जिसके अंदर एक बड़ी बोली किसने जीती थी? टैक्स मैको रेल ने जीती, जो 20,000 वैगनों के लिए इसने वो ऑर्डर हासिल किया था। फिर उसके कई महीने बाद इसने फिर एक ऑर्डर जीता जो करीब 3400 वैगनों का था। तो सरकार अपने रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, वैगनों के निर्माण के लिए जो टेंडर निकालती है, उसके अंदर भी बड़ी छलांग जो है टैक्स मैको रेल कर रहा है। यहाँ इसका रिजल्ट बेस्ट, नुमामा ने चीज़ें बेस्ट बताई थी। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको वैगन वाली चीज़ें बताई हैं, जिसके अंदर ये रोलिंग स्टॉक में बहुत बेस्ट वर्क करता है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि देश की सबसे बड़ी रेलवे रोलिंग स्टॉक वाली कंपनी कौन सी है? मैं आपको बता दूं, वो है टैक्स मैको रेल। पर टैक्स मैको रेल इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी? अभी हाल ही में बनी। वो कैसे बनी? क्योंकि इसने जिंदल रेल इंफ्रा का अधिग्रहण जो करने की नीति हमें बताई थी, 615 करोड़ रुपए में इसने टैक्स मैको रेल ने जिंदल रेलवे इंफ्रा का जो अधिग्रहण किया, जो एक रोलिंग स्टॉक वाली कंपनी थी जिंदल की। तो उसका अपने साथ अधिग्रहण करने के बाद ये देश की एक बड़ी रोलिंग स्टॉक वाली कंपनी बन गई। और अब आपको क्या दिख रहा है? बजट में क्या हुआ था? रोलिंग स्टॉक के ऊपर बात हुई थी, और देश की बड़ी रोलिंग स्टॉक कंपनी टैक्स मैको रेल तब बनी जब इसने जिंदल के साथ, यानी कि जिंदल रेलवे इंफ्रा का अधिग्रहण किया है, और वो रोलिंग स्टॉक वाली कंपनी थी। दूसरा, ये अपने देश के अंदर वैगनों की स्थितियों को मजबूत करने की स्थितियों के साथ ये जो अधिग्रहण हुआ, इसके अंदर भी ये वैगनों के अंदर उत्पादन में सबसे बड़ी कंपनी जो है कौन है? टैक्स मैको रेल बन गई है। तो इसका जो इसने जिंदल रेलवे इंफ्रा से अधिग्रहण किया, इससे इसकी एक तो विनिर्माण क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, और उस वृद्धि से देश का एक बड़ा रोलिंग स्टॉक निर्माता बन जाएगा। और देश के अंदर तो ये रोलिंग स्टॉक निर्माता कंपनी बनी पड़ गई है इस चीज़ से। यहाँ से क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही है? क्या ये शेयर जो हमारे पास है कि इसकी जो दिशा है कि ये जो देश के लिए बेस्ट वर्क करेगा, क्या ये जो जिंदल वाली न्यूज़ छोटी लगी थी आपको? भैया न्यूज़ तो पॉजिटिव आ जाएंगी, शेयर भाग जाएंगे। दृष्टि कहाँ से लाएंगे? जो शेयर को होल्ड करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए। भैया देख लो लोगों की वीडियो, जस्ट बैंक में देख लो, वोडाफोन आइडिया में देख लो, सुजलोन में देख लो, क्या ये तीनों शेयर जो हैं डिविडेंड दे रहे हैं? क्या पेनी स्टॉक कुछ जो हमारे पास है, क्या वो डिविडेंड दे रहे हैं? तो ये भी एक अच्छा खासा डिविडेंड देता है टैक्स मैको रेल। आप अगर उन शेयरों के अंदर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो कंपनी डिविडेंड देती है उन पर ही अपनी नज़र रखें,
घाटा आपको हो नहीं सकता, ये देख लेना। क्यों? क्योंकि जो आपके पोर्टफोलियो में डिविडेंड वाले शेयर होंगे वो समय समय पर डिविडेंड देंगे, पर पैनी स्टॉक जब फंसाएगा ना भैया, फंसता ही चल जाएगा मामला। तो आज जिंदल से, बजट से और रिजल्ट से मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ें टैक्स मैको रेल के अंदर बताई है। दूसरा, आप एक समझो कि हाल ही में टैक्स मैको रेल ने वैश्विक इंटीरियर कंपनी सायरा एशिया में एक बहुलांश हिस्सेदारी भी ली है इसने। तो अब ये इंटीरियर के वर्क के लिए भी इसने वैश्विक स्तर की कंपनी के ऊपर अपनी नज़र रखी है, उसमें हिस्सेदारी ली है इसने। कुछ चीज़ें जो बड़े बड़े लोग समझते हैं ना सर भैया, जो बड़े बड़े लोग यहाँ के निवेशक हैं, उसकी गतिविधियों के अनुसार यहाँ वीडियो बनती है। जो कुछ बड़े लोग सोचते हैं, वो अलग बात है कि हमारे पे इतने पैसे नहीं हैं अभी कि हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि अगर हमारी दिशा अच्छी गई तो हम कमा नहीं सकते। भैया पैसा तो एक्शनल चीज़ हो जाएगी जब हमें उन गतिविधियों को पकड़ा जाएगा। तो जब हिडनबर्ग की चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, जब मैं आपको LIC की रणनीतियाँ समझा चुका हूँ, जब मैं गिरावट की हर एक चीज़ आपको समझा चुका हूँ, जब मैं आपको पोर्टफोलियो में शेयर कैसे रखते हैं, प्रॉफिट पे मंशा कैसे रखते हैं, पैसा बचाकर कैसे रखते हैं, ये सब चीज़ें कर चुका हूँ, तो हम और आपका एक परिवार जो है सेफली आगे की तरफ बढ़ सकता है ना। तो उसको आगे हमें बढ़ाना है। ये नहीं कि आज इस पे न्यूज आई, इसे खरीद लिया, उस पे बैड आइडिया उसे बेच दिया, किसी ने कह दिया यस बैंक हीरा बन गया, किसी ने कह दिया वोडाफोन आइडिया के MSCI के इंडेक्स में शामिल होने की चीज़ें हो गई, तो ये बहुत चमत्कार हो गए। सिचुएशंस नहीं समझ रहे हैं हम, है ना। तो अभी एक जो मेरे पास क्वेश्चन आया, कॉल आई, सर सुजलोन एनर्जी ने मैं पहले प्रॉफिट बुक कर लेता तो आज मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने इसके शेयरों को लिया था। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस रणनीति से हम कभी भी ना तो सुजलोन से जीत सकते, ना फिर HDFC बैंक से जीत सकते। जो आपको ये बार बार दिख रहा है कि भैया मेरे पे प्रॉफिट भी था और मैंने लिया ही नहीं, तो आपकी प्रॉब्लम होगी ना भैया। आपका प्रॉफिट था, आपने लिया नहीं है, आपने टॉप में लिया, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपने खुद को नहीं संभाला, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको सुजलोन के काम नहीं पता, ये आपकी प्रॉब्लम है। सुजलोन एनर्जी के CFO ने आगे की रणनीति अपनी ऑर्डर बुक के साथ बताई है, ये आपकी प्रॉब्लम है कि भैया वो चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। सुजलोन एनर्जी एक देश का बड़ा खिलाड़ी पवन ऊर्जा के अंदर बनने की रणनीतियाँ देख रहा है, ये तो आपकी रणनीतियाँ हैं। सारी चीज़ आपके पास है और 2030 के लक्ष्य भी आपके पास हैं। आज गिरा है तो 2-3 दिन से तो चढ़ भी रहा था ना सर, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आती रहती है ना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सेफ जब तक कि आप अपने को नहीं करोगे। क्या होता है कि जब कभी शेयर टॉप पर होता है, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, समझदार लोग क्या सोचते हैं कि मैंने अपने प्रॉफिट को बुक किया है और मैं शांत बैठा हूँ, और उसी कंपनी के शेयर आधे मैंने सेव कर लिए हैं, क्योंकि अगर बाई चांस जो मैंने प्रॉफिट बुक करा वो रणनीति गलत निकल गई, तो जो मेरे बचे हुए शेयर हैं वो मुझे तसल्ली दे देंगे, है ना। और बाई चांस मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया और वो शेयर ने लो सर्किट लगा दिया, तो वहाँ क्या होगा, कुछ भी हासिल नहीं हमें हुआ, कुछ भी नहीं हासिल हुआ वहाँ पर हमें, क्योंकि हमने दोनों स्थितियों में अपने को सेफ नहीं किया है। तो मेरी नज़रों में सुजलोन तो है बेहतरीन, पर जैसे जैसे काम होता जाएगा भैया ये चीज़ें तो होती रहेंगी गिरावट उछाल वाली। तो टैक्स मैको रेल आज आपको किस रणनीतियों के अनुसार मैंने समझाया, इस रणनीति को आपको समझना है। हिडनबर्ग का मामला जो है अडानी ग्रुप पे जो था, उसके ऊपर एक याचिका और लग गई है भैया, जल्दी से सेबी इसके ऊपर चीज़ें करें। दूसरा, हिडनबर्ग की चीज़ों के साथ अब JPC की मांग कौन कर रहा है, वो कर रहा है विपक्ष, और विपक्ष और FI के बारे में आपको 2 दिन से समझा रहा हूँ। तो ये 22 अगस्त को इस पर धरना यानी कि प्रदर्शन होने वाला है, विरोध प्रदर्शन इन चीज़ों के अनुसार। तो चीज़ों को समझो, जब तक कि चीज़ों को नहीं समझोगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो भैया आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे बता देना। किसी भी गलतफहमी के शिकार मत बन जाना तेज़ी के अंदर या गिरावट के अंदर। अच्छे शेयरों का सिलेक्शन करना सीख लो। जब तक के प्रॉफिट लिया नहीं तब तक के कुछ भी किया नहीं, ये भी आप समझ लेना। और जब तक के लोगों के शेयरों में से कुछ प्रॉफिट लेकर उसको आगे नहीं बढ़ाया तो तब भी हमने कुछ भी नहीं किया। तो अपनी रणनीतियाँ अपने अनुसार आपको करनी पड़ेगी। आपको खुद को मजबूत करना है, हम तो खुद मजबूत अपने आप हो जाएंगे ना। खुद को खुद मजबूत करो और आगे की दिशा आपको देखनी पड़ेगी। किसी भी शेयर को लेने और बेचने की सलाह बिल्कुल भी इस चैनल पर नहीं है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए
नमस्कार।